सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भारत की खोज का पाठ 4 युगों की दौर पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम संक्षेप में आपको उसका सारांश बता देती हूँ। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और उसके स्थान पर शुंग साम्राज्य ने अपना जड़ जमा लिया। इनकी साम्राज्य की सीमा काफ़ी कम थी। दक्षिण भारत में बड़े बड़े राज्य की स्थापना हुई। उत्तर भारत में काबुल में पंजाब तक यूनानियों का साम्राज्य था। पंजाब तक यूनानियों के साम्राज्य का विस्तार हो गया। यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसकी वहाँ हार हुई। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस तरह यूनानी और बौद्ध काल का जन्म हुआ और भारतीय यूनानी कला एवं संस्कृतियों का जन्म हुआ। पाठ का सारांश। शक लोग मध्य एशिया में आक्सर नदी की घाटी में आकर बस गए। यूची सुदूर पूर्व से आए और इन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर ढकेल दिया। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन होने के पश्चात बड़े राज्य हजारों साल तक फलते फूलते रहे। दक्षिण भारत दस्तकारी और समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा। समुद्र के रास्ते यहाँ व्यापार होता था और यूनानियों ने यहाँ अपनी बस्तियाँ भी बनाई। रोमन सिक्के भी दक्षिण भारत में पाए गए। उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण से तंग आकर कई शिल्पकार एवं दस्तकार लोग जैसे राजगीर शिल्पी और कारीगर दक्षिण भारत में आकर बस गए। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत कलात्मक परंपरा का केंद्र रहा। युगों का दौर। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण भारत में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। यहाँ ये कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ। अवसान यानी कि समाप्ति। मौर्य साम्राज्य की जब समाप्ति हो गई तो उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, यानी शुंग वंश का शासन प्रारंभ हो गया। अब ये कहते हैं कि जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। शुंग वंश का जो शासन था
वह बहुत छोटे से क्षेत्र में था, मतलब कि उनकी तुलना में, मौर्य साम्राज्य की तुलना में उनका शासन बहुत छोटे से क्षेत्र में ही रहा। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। कह रहे हैं कि दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे, बड़े राज्य जो है वह दक्षिण में उभर कर सामने आ रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्तरी या भारतीय यूनानी जो है वो फैल गए थे। मेनांडर नामक एक राजा था, उसके नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया। मेनांडर नामक एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में यूनानियों ने पाटलिपुत्र पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। मेनांडर की इस युद्ध में हार हो गई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि उसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया और फिर वह भी बौद्ध का धर्म का अनुयायी हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में मेनांडर जो है वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। बौद्ध आख्यानों में यानी बौद्ध की जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो कथन हैं, उसमें उसका नाम जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध संत के रूप में उसकी कथाएं प्रसिद्ध हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। आगे बताते हैं कि भारतीय और यूनानी संस्कृति के मेल से, इन दोनों के मेल से, दोनों संस्कृति, भारतीय संस्कृति और यूनानी संस्कृति दोनों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे में, सरहदी यानी कि सीमा के जो क्षेत्र हैं वहाँ के क्षेत्रों में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। गांधार की यूनानी बौद्ध कला का वहाँ पे जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इसमें हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। कह रहे हैं कि भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर सांची के निकट, सांची जो स्तूप है उसके निकट बेसनगर नाम के स्थान पे ग्रेनाइट पत्थर का एक लाट है, एक स्तंभ है जिसमें हेलियोदो के नाम से प्रसिद्ध है। वह लाट जो है, वह स्तंभ जो है हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। वह किस नाम से प्रसिद्ध है? वह हेलियोदो स्तंभ के नाम से वह लाट प्रसिद्ध है। इसमें हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है। इस स्तंभ में हमें ऐसा पता चलता है कि ये यूनानियों पर भी भारतीयकरण का प्रभाव पड़ा। जो सरहद पर आए, सरहदी माने सीमा, सरहद माने सीमा, जो सरहद पर आए और सरहद यानी सीमा पे आए और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। जज्ब करना मतलब ग्रहण करना। वो सरहद पर आए और भारतीय जो संस्कृति है उसको वे ग्रहण कर रहे थे।
मध्य एशिया में शक सीडियन लोग ऑक्सन नदी की घाटी में बस गए थे। युई ची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। कह रहे हैं कि भारत एशिया में शक जो है, शक जाति के जो लोग थे, वे लोग ऑक्सस, अक्षु नदी उसे कहते हैं, उसका नाम है अक्षु, ऑक्सस नदी की घाटी में बस गए। मध्य एशिया में शक को सीडियन कहते हैं और ये जो है, ये लोग ऑक्सस यानी कि अक्षु नदी के किनारे, जो अक्षु नदी की घाटी है, वहाँ पे आके ये लोग बस गए। युई ची सुदूर पूरब से आए और युई ची लोग जो थे वे सुदूर पूरब से, पूरब के दूर देश से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। और उन्होंने जो है, ये जो शक लोग थे उनको उत्तर भारत की ओर धकेल दिया, यानी उन्हें भगा दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। ये जो शक थे वो जो है फिर उनमें उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ये कुछ बौद्ध हो गए और कुछ हिंदू हो गए। युई चीयों में से एक दल कुषाणों का था। ये जो युई ची आए थे सुदूर भारत पूरब से, उनमें एक जो समूह था, एक दल था, वो कुषाण के नाम से था, कुषाण के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। वे जो थे कुषाण, वे सभी पर अधिकार उन्होंने कर लिया और करके उन्होंने उत्तर भारत को की ओर अपने राज्य का विस्तार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उत्तर भारत को अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य स्थापित कायम कर लिया। लेखक कहते हैं कि उन्होंने शकों को पराजित किया, यानी जो कुषाण आए थे, वो कुषाण जो है वो उन्होंने शकों को पराजित कर दिया, उनको हरा दिया और हराने के बाद उनको दक्षिण की ओर खदेड़ा यानी कि भगा दिया। दक्षिण की ओर खदेड़ना यानी कि भगा देना, खदेड़ा यानी भगा दिया। दक्षिण की ओर खदेड़ा यानी दक्षिण की ओर उन्होंने उसे भगा दिया। अब कह रहे हैं कि शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इस प्रकार जब कुषाणों ने उन्हें हराकर दक्षिण की ओर खदेड़ दिया तो वे काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य स्थापित कर लिया। जब कुषाणों ने इन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ दिया, भगा दिया, तो उसके बाद कुषाण जो थे, कुषाण जाति के जो लोग थे, उन्होंने पूरे उत्तर भारत पे और मध्य एशिया में अपना विशाल बड़े से भूभाग पर अपना व्यापक कब्जा जमा लिया और एक मजबूत साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना उन्होंने कर ली, उसे कायम कर लिया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। जो कुषाण यहाँ पे जिन्होंने राज्य कायम किया था, उनमें से लेखक कहते हैं कि कुछ जो है उन्होंने हिंदुत्व को ले लिया, हिंदू धर्म को अपना लिया, और कुछ ने बौद्ध धर्म को, और अधिकांश ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन लोगों में उन कुषाण लोगों ने जो विशाल मजबूत साम्राज्य कायम किया था, उसमें कुछ हिंदू धर्म के हो गए, कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया
और बाकी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है। उस जो ये कुषाण लोग थे उसका सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क और वह जो है वो बौद्ध कथाओं में नायक के रूप में जाना जाता है। कनिष्क जो है उन बौद्ध कथाओं में नायक के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र मिलता है। वो ऐसी उनका जो सार्वजनिक जो कार्य था कनिष्क का, कनिष्क जो है कई जगह अपना महान कारनामों यानी कार्यों का, वो अपने महान कार्यों के कारण और अपने सार्वजनिक कार्यों के कारण वह सारे उस समय उस काल की कथाओं में, बौद्ध कथाओं में उसका जिक्र मिलता है। जिक्र माने उल्लेख, जिक्र यानी कि उल्लेख, जिक्र यानी कि उल्लेख। कहते हैं कि कनिष्क नाम का जो राजा हुआ वह उस तत्कालीन बौद्ध कथाओं में नायक के नाम से जाना जाता था और उसका जो है बौद्ध कथाओं में उसके अपने महान कारनामों के कारण, उसके महान कार्यों के कारण और उसके सार्वजनिक कार्यों के कारण उसका बहुत ही जगहों पे उल्लेख मिलता है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म का भले ही हो, बौद्ध धर्म के होने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि राजधर्म का स्वरूप उसका कुछ मिला जुला था। मतलब पूरी तरह से वो बौद्ध धर्म का के रूप में नहीं था, बल्कि उसमें कुछ दूसरे भी धर्म का मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है। जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान उसके धर्म में मिलता है। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। सरहदी सूबा, सरहदी राज्य जो था, सरहदी शासन, जहाँ पे वो लोग सरहदी यानी कि सीमा के जो प्रांत थे, सीमा के जो सूबे थे जहाँ पे वह शासन करता था, जो कुषाण साम्राज्य, वह जो है कुषाण साम्राज्य के नाम से जाना गया। उनकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। उनकी राजधानी इस समय जो पेशावर के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे उनकी राजधानी थी। इस प्रकार ये जो है पेशावर के पास उस समय उनका शासन था। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। तत्कालीन व्यवस्था, तत्कालीन समाज में तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो पुराना विश्वविद्यालय है, इसी के निकट था। तक्षशिला जो है प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और यहाँ पे बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोग इकट्ठा होते थे, विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे और ये सभी राष्ट्रों की मिलन स्थली बन गई। वहाँ से भिन्न भिन्न राष्ट्रों के लोग आते थे और विद्या के ग्रहण करने के लिए आने के कारण ये उन सभी आने वाले लोगों के मिलने का एक स्थान बन गया। तक्षशिला उन लोगों की मिलन स्थली बन गई। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, युइचियों, ईरानियों, बाकवी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती है।
ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों से के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। कह रहे हैं कि यहाँ भारतीयों की मुलाकात जो है कई लोगों से हुई, कई जगह के लोगों से हुई, जिसमें सीडियन, यूई चियो और ईरानियों एवं बख्वी यूनानियों, तुर्कों और चीनी लोग मुख्य थे। इन सभी की संस्कृतियाँ जो है, ये जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, ये सभी एक दूसरे से प्रभावित हुई। सभी संस्कृतियों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ा। ये सारी संस्कृतियाँ कौन कौन सी थी? ये सारी संस्कृतियाँ जो हैं, इनका नाम था सीडियनो और यूईचियो, ईरानियों, बख्वी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों। ये सारी संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति से मुलाकात हुई। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे से प्रभावित हुई और जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे से मुलाकात होगी तो उनका प्रभाव भी पड़ेगा। तो अतः इन सभी का प्रभाव आपस में एक दूसरे पर पड़ा। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। कहते हैं कि जो इनका प्रभाव पड़ा इन संस्कृतियों का आपस में एक दूसरे पर, तो उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक सशक्त शैली, चित्रकला की एक सशक्त शैली का जन्म हुआ। चित्रकला की एक सशक्त शैली का इनके प्रभाव से जन्म हुआ और इतिहास मूर्तिकला और चित्रकला दोनों की सशक्त शैली का जन्म हुआ। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। कह रहे हैं कि सबसे पहले इतिहास की दृष्टि से यदि देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए, तो इसी समय, इसी जमाने में, इसी काल में चीन और भारत के बीच पहली बार संपर्क स्थापित हुआ। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन और भारत का संपर्क इसी काल में सबसे पहले हुआ और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। यहाँ पे चीनी राजदूत का आगमन हुआ। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे तूफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कह रहे हैं कि जो चीनियों की तरफ से भारत को जो तोहफा मिला, तोहफा यानी उपहार, कह रहे हैं कि इस समय जब भारत और चीन एक साथ मिले तो उस समय चीनियों की तरफ से भारत को जो तोहफा मिला उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ मुख्य थे। उसमें आड़ू एक फल है और एक नाशपाती एक फल, आप सब जानते ही होंगे। आड़ू और नाशपाती जो फल है, ये जो है भारतीयों को चीनियों की तरफ से तोहफे में मिले। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे तूफान और पूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। ये बता रहे हैं कि रेगिस्तान के ठीक किनारे जो तुर्फान और कूचा नामक स्थान है, वहाँ भारतीय और चीनी तथा ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मिलन हुआ। इन तीनों संस्कृतियों का अद्भुत मिलाप हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म जो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। कुषाण काल में
बौद्ध धर्म दो महासंप्रदायों में बट गया। एक था महायान और दूसरा हीनयान। कह रहे हैं कि बौद्ध काल में जो कुषाण काल में जो बौद्ध धर्म था उसमें उसके दो संप्रदाय हो गए। वह दो संप्रदायों में विभक्त हो गया और उन दो संप्रदायों में एक का नाम था महायान और दूसरे का नाम था हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। अब जब ये दोनों संप्रदाय के रूप में विभक्त हुए, फिर उन दोनों का आपस में मतभेद भी हो गया, उनके विचारों में अंतर आ गया। मतभेद होना यानी विचारों में दोनों के अंतर आ गया। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेने लगे। कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी उस समय, तो उन सभाओं में ये जो समस्याएं थी, दोनों हीनयान और महायान के बीच जो मतभेद हुए थे और इनसे जो समस्याएं उभरी थी, इन पर वाद विवाद आयोजित किए जाने लगे। और इन बहसों में जो सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। कई देशों के प्रतिनिधि इन बहसों में जो आपस में लोगों के वाद विवाद होते थे उनमें शामिल होते थे, हिस्सा लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। ये जो विवाद होते थे यानी वाद विवाद जो होता था, उसमें एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट यानी विशेष। एक विशेष नाम का उल्लेख मिलता है। ये जो विवाद हुए थे हीनयान और महायान के बीच में जो बटा था, उनके विषय में, इनके मतभेदों के विषय में भिन्न भिन्न देशों के प्रतिनिधियों में जो विचार विमर्श होता था, उनमें एक सबसे विशिष्ट नाम दिखाई देता है। यह नाम है नागार्जुन का। ये जो विशिष्ट मतभेदों में जो विशिष्ट नाम उभर कर आया, वह नाम था नागार्जुन का, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। ये नागार्जुन जो हैं, इनकी पहचान जो है ईसा की पहली शताब्दी में हुई। ये लोगों के समक्ष पहचान में आए ईसा की पहली शताब्दी में। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। ये जो नागार्जुन थे, इनका जो है बौद्ध शास्त्रों में बड़ी पकड़ थी। ये भारतीय दर्शन को भी अच्छी तरह से जानते थे। ये बौद्ध शास्त्र एवं भारतीय दर्शन दोनों के ही प्रकांड विद्वान थे। नागार्जुन जिनका नाम कि उस समय सबके सामने आया, ये अपनी विद्वता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी जानकारी बौद्ध शास्त्रों पे और भारतीय दर्शन दोनों में बहुत ज़्यादा थी। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई और उनकी जानकारी के कारण उन्होंने तर्क वितर्क दे करके ऐसी अपनी जानकारी को सबके सामने प्रस्तुत किया कि जिसके कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ और उसके बाद चीन में इस महायान के सिद्धांतों का प्रचार हुआ। लंका और बर्मा, वर्तमान काल श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते हैं। इस समय जो वर्तमान में श्रीलंका और म्यांमार नामक स्थान है, वहाँ पे हीनयान के
की मान्यता है, हीनयान को मानने वाले लोग हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार दो महायान और हीनयान, भारत में जो है महायान का प्रचलन हो गया और श्रीलंका और म्यांमार में हीनयान का प्रचलन हो गया। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया। कुषाण जो है भारतीय हो गए, इन्होंने अपने को भारतीय बना लिया, यानी इनका भारतीयकरण हो गया। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। हालांकि वे भारतीय हो गए थे, वे उनकी मान्यता भारतीय संस्कृति के प्रति हो गई थी, वे भारतीय संस्कृति के एक संरक्षक के रूप में हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा, अंदर ही अंदर एक विरोध की धारा उनके शासन के खिलाफ भी हमेशा चलती रही। बाद में जब भारत ने नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। बाद में जब भारत में नई जातियां आईं, नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी में भारत के आरंभ में विदेशियों का जो विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप धारण कर लिया। शेष आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।